हेलो स्टूडेंट, हेलो टीचर्स, हेलो पेरेंट्स। मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे 11th क्लास के जो कि पॉलिटिकल साइंस टॉपिक जुडिशरी पार्ट 2 का। जुडिशरी पार्ट 2 में आज हम समझेंगे आज का जो विषय है हमारा न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, न्यायिक अतिरेक, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका और अधिकार, न्यायपालिका और संसद। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। साधारण रूप में देखें, साधारणतः न्यायालय में मुकदमा कौन दायर कर सकता है? सामान्यतः वह व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन किया गया हो या वह विवाद में शामिल हो अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। जो भी कोई व्यक्ति जैसे कानूनी दांवपेच में फंसा होता है तो वही मुकदमा दायर करता है। आगे हम देखें कि इस अवधारणा में 1979 के आसपास एक बदलाव आया। वो बदलाव क्या था कि 1979 में अदालत ने इस मामले की सुनवाई का फैसला किया कि जहां यह मामला पीड़ित द्वारा दायर नहीं किया गया था अपितु पीड़ित की ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। मतलब ये एक ऐसा मामला है कि जो व्यक्ति पीड़ित था उसने तो दायर नहीं किया, लेकिन पीड़ित की ओर से दूसरे व्यक्तियों ने दायर किया। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं जनहित याचिका, क्योंकि ऐसे मामलों में जनहित से संबंधित मुद्दों पर विचार हो रहा था। अंत इसे और ऐसे ही अन्य मुकदमों को जनहित याचिका का नाम दिया गया। जनहित याचिका अगर हम देखें तो ऐसे मामले होते हैं जिसमें जनता का हित शामिल होता है। जनता के हित में शामिल जो भी याचिकाएं हम दायर करते हैं कोर्ट में, वो जनहित याचिकाएं होती हैं। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। शुद्ध हवा, पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन होने पर नागरिकों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। जनहित याचिका में आगे हम देखते हैं कि 1979 में विचाराधीन कैदियों के बारे में समाचार पत्रों ने कुछ खबरें प्रकाशित की। बिहार की जेलों में कुछ कैदियों को काफ़ी लंबे समय से बंदी बनाकर रखा था। इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तो यह एक प्रासंगिक जनहित याचिका PIL के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह हुसैन आरा खातून बनाम बिहार का मामला था। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है 1979 में। 1980 में तिहाड़ जेल के एक कैदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को पत्र लिखकर तिहाड़ जेल में कैदियों की दी जाने वाली यातनाओं का जिक्र किया। न्यायाधीश ने उसे ही याचिका मान लिया। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स किस तरह PIL दाखिल की गई। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। शुद्ध हवा, पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन होने पर नागरिकों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायालय ने उन मामलों में रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जन सेवा से भरे नागरिकों को, सामाजिक संगठनों को और वकीलों को समाज की जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिका दायर करने की इजाज़त दी। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने और देश की संवैधानिक और कानूनी प्रणाली के संरक्षण में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में जाना जाता है। भारत में स्त्रियों, बच्चों अथवा पुरुषों के क्रय विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कारखानों या खदानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर रखना गैर कानूनी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक,
अब प्रश्न उठता है कि जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है वह अदालत का दरवाजा कैसे खटखटाए। जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता से यह संभव हो पाया है कि न्यायालय ऐसे उल्लंघनों के बारे में विचार कर सके। न्यायालय ने अनेक मुद्दों पर विचार किया, जैसे पत्थर की खदानों में काम करने की अमानवीय दशा। इस प्रवृत्ति ने गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों का अर्थपूर्ण बना दिया। यह बात जरूर ध्यान रखें कि गरीबों की समस्याएं ऐसे लोगों की गुणात्मक समस्याओं से अलग है जिन पर अब तक अदालत का ध्यान रहा है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ की कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते हैं तो वह कभी भी अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यह ऐसा कहा था न्यायमूर्ति भगवती ने। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है? और जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका। ऐसे मामले में जो जनहित से संबंधित हो, मामला व्यथित व्यक्तियों द्वारा दिया नहीं बल्कि उनकी ओर से अन्य द्वारा दायर किया गया हो। न्यायिक सक्रियता का उदाहरण क्या है? न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है कि न्यायपालिका द्वारा डाकघर के बंद और हड़ताल को अपने निर्णय में अवैध करार देने का क्या औचित्य है। न्यायिक सक्रियता का उदाहरण देखिए कि डाकघर ने हड़ताल करी तो कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि किस तरह तुम इस पे हड़ताल कर सकते हो, अवैध करार दिया। न्यायपालिका ने हड़ताल को अवैध घोषित किया, यह सर्वदा उचित है। वर्तमान समय में भी डाक सेवा का प्रयोग सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति करता है जिसके पास मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की सुविधा नहीं है। वह अभी भी डाक सेवा के माध्यम से पत्र व्यवहार करता है। यह हड़ताल जनसाधारण को अनिवार्य सेवा से वंचित करती है। अनिवार्य सेवा से वंचित करना असंवैधानिक रूप से गलत है। न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पहलू। न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पहलू में हम देखेंगे सबसे पहले समाज के निर्धन, पिछड़े और निम्न वर्गों के अपने हितों की रक्षा के अवसर प्राप्त हुए। न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया। कार्यपालिका को भी उत्तरदायी बनाया। न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पहलू। न्यायिक सक्रियता का राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव क्या था कि चुनाव प्रणाली को न्यायिक सक्रियता ने ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया है। न्यायालय ने चुनाव लड़ने प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया है, जिससे जनता सही जानकारी के आधार पर अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। न्यायिक सक्रियता की आलोचना, अब उसकी हम क्रिटिसाइज करते हैं उसको। न्यायालय का कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया है। ये हम सभी जानते हैं कि न्यायालय का कार्यभार अभी अत्यधिक बढ़ गया है। न्यायालय उन समस्याओं में घिर गया है जिनका समाधान निकालना कार्यपालिका का कार्य है, जैसे वायु प्रदूषण दूर करना, चुनाव सुधार, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच। सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया है। यह लोकतांत्रिक सिद्धांत पर तनाव पैदा कर सकता है। क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक अतिरेक यानी कि जुडिशियल ओवररीच। जब न्यायपालिका सरकार के विधायी या कार्यकारी अंगों के समुचित कार्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, अर्थात न्यायपालिका अपने स्वयं के कार्य को पार कर जाती है और कार्यपालिका और विधायी कार्यों में प्रवेश करती है, तो लोकतंत्र में न्यायिक अतिरेक को अवांछनीय माना जाता है। ध्यान दें बच्चों, ये समझो बात को कि जब न्यायपालिका सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों में समुचित कार्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, अर्थात न्यायपालिका अपने का स्वयं के कार्य को पार कर जाती है और कार्यपालिका और विधायी के कार्य को हस्तक्षेप करती है, तो यह जुडिशियल ओवररीच है, न्यायिक अतिरेक है। मतलब जो जुडिशरी का कार्य नहीं है उसके अलावा हटकर कार्य करना। न्यायिक अतिरेक हमने अभी देखा ही, हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 142 तथा न्यायिक समीक्षा का प्रयोग रचनात्मक कार्यों के लिए किया गया है, परंतु कुछ क्रियाएं जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करना क्योंकि इसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को
सीमित करने का प्रयास किया, जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर न्यायिक नियंत्रण की आवश्यकता को इंगित करता है। उदाहरण के लिए वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना या चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के कार्य नहीं है। यह सभी कार्य विधायिका की देखरेख के प्रशासन को करने चाहिए। न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना मुश्किल हो गया है। न्यायपालिका और अधिकार। न्यायपालिका और अधिकार में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 32। उच्च न्यायालयों में भी इस तरह के रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 226। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक और अनुपयुक्त घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 13 भाग 2। अब याद रखने योग्य क्या चीज है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही नहीं, बल्कि हाई कोर्ट के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत को भी है। यह दोनों प्रावधान एक और सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक और अनुपयुक्त घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 13 भाग 2। यह प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में करता है, संविधान की व्याख्याकार के रूप में करता है। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि इसका अर्थ है कि किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शक्ति, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कानून संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत है, तो ऐसे कानूनों को असंवैधानिक और अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है। मतलब अगर न्यायालय को लगता है कि कोई जो कानून बनाया है वो असंवैधानिक है, असंगत है, तो उसको अनुपयुक्त किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उपयोग मूल अधिकारों के विपरीत होने पर संघीय मामलों के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शक्ति, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कानून संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत है, तो ऐसे कानूनों को असंवैधानिक और अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उपयोग मूल अधिकारों के विपरीत होने पर संघीय मामलों के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के द्वारा किसी भी ऐसे कानून का परीक्षण कर सकता है जो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो कानून संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। तो संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी कौन सी शक्तियां प्रदान की हैं जो उसे शक्तिशाली बनाती है? रिट जारी करने की शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अर्थ है कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानून की और संविधान की व्याख्या कर सकता है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। अब न्यायपालिका और संसद। न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई ही है, राजनीतिक बर्ताव से संविधान को नकारने की प्रवृत्ति पर अंकुश भी लगाया है। इस कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे, उन्हें भी अपने पास ले लिया है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिसमें न्यायपालिका ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका को निर्देश दिए, जैसे उसने हवाला मामले, पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन के मामले में सीबीआई को निर्देश दिया है कि राजनेताओं और नौकरशाहियों के विरुद्ध जांच करे। इनमें से कई उदाहरण न्यायिक सक्रियता के परिणाम हैं। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। सरकार के प्रत्येक अंग को एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया।
संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी, जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित मुद्दे संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद का केंद्र में थे। निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है? मौलिक अधिकारों को कम करने या निरस्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है? संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति का दायरा क्या है? क्या संसद ऐसे कानून बना सकती है जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करते समय मौलिक अधिकारों का हनन करते हों? 1967 से 73 के बीच यह विवाद काफ़ी गहराया गया कि भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नज़रबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण, अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनसे विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुए हैं। केशवानंद भारती मुकदमा 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। यह केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा, यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और इसलिए इस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं, यह अपने पास रखा है। संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। केशवानंद भारती मुकदमा 1973। न्यायपालिका और संसद। केशवानंद भारती मुकदमे के निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति ही बदल दी। 1979 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इससे शासन के इन दो अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति बदल गई। फिर भी इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हैं, जैसे क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही, नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है। संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने और अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने की शक्ति है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्य को दंडित करने का अधिकार है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार के हनन का दोषी हो तो क्या वह न्यायालय का दोषी हो सकता है? सदन के सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदन द्वारा कोई अनुदेशात्मक कार्रवाई की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? यह मुद्दा अभी भी जो सुलझ नहीं पाया है और दोनों के बीच विवाद भी विषय बना है। इसी प्रकार संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्य की विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई। इसी प्रकार न्यायपालिका ने विधायिका की आलोचना की है और उन्हीं अनेक कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन के रूप में देखती है। न्यायपालिका और संसद के बीच विवाद के विषय। न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव के मुद्दे रहे हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, संसद के द्वारा संविधान संशोधन का दायरा, संसद द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप। जनहित याचिका ऐसे मामले जो जनहित से संबंधित हों, मामला व्यथित व्यक्तियों द्वारा नहीं बल्कि उनकी ओर से अन्य द्वारा दायर किया गया हो। न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने और देश के संवैधानिक और कानूनी प्रणाली के संरक्षण में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को न्यायिक सक्रियता के रूप में जाना जाता है। न्यायिक अतिरेक। जब न्यायपालिका सरकार के विधायी या कार्यकारी अंगों के समुचित कार्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, अर्थात न्यायपालिका अपने स्वयं के कार्य को पार कर जाती है और कार्यपालिका और विधायी कार्यों में प्रवेश करती है। न्यायिक पुनरावलोकन किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शक्ति। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कानून संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत है तो ऐसे कानून को संवैधानिक और अनुपयुक्त घोषित किया जाता है।
निष्कर्ष हमारा यही निकला कि इस अध्याय में लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन किया। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद न्यायपालिका की साख बड़ी है। न्यायपालिका से कुछ और भी उपेक्षाएं हैं। आम आदमी को आश्चर्य होता है कि आसानी से अनेक दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाते हैं और कैसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों के असर से गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं। यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है। भारत में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली संस्था है। इस शक्ति ने बड़े आश्चर्य और बहुत सी आशाओं को जन्म दिया है। भारतीय न्यायपालिका अपने स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान को नई व्याख्या और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की। लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है और इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही रहकर कार्य करना पड़ता है। अब क्विज टाइम है कि सर्वोच्च न्यायालय को कौन सी शक्तियां शक्तिशाली बनाती है? A, B, C, D। तो आपका उत्तर है ए, रिट जारी करने की शक्ति, यानी कि ऑप्शन सी में था जो पुनर्वलोकन की शक्ति। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश ने नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने में न्यायपालिका की शक्ति में वृद्धि की है। तो क्या है डैश? तो वो डैश है जनहित याचिका, PIL। तीसरा प्रश्न है, किस देश के संविधान में जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका। तो ये है उत्तर दक्षिण अफ्रीका। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद के अंतर्गत डैश अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करने का शक्ति प्रदान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करने का शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद बताइए। दो 226। किसे यह निर्णय करने का अधिकार है कि विभिन्न मामले संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं? आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब गृह कार्य भी है बच्चों। मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक, इन पर आप होमवर्क जरूर करें। और 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे है, उसको जरूर मनाएं। थैंक यू बच्चों, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ये वीडियो जिनको ज़रूरत है उन तक ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।